स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें कुछ पिक्चर्स और कुछ टॉपिक्स जो इग्नोरेबल हैं और ये मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं। तो ये जो पिक्चर है ये आपको फर्स्ट चैप्टर की एग्रीकल्चर की स्टेग्नेशन के बारे में बता रहे हैं। हमारे पास कोई नई टेक्निक नहीं है। देखो पिक्चर के अंदर, पिक्चर को देख के जज करने की हमने कोशिश करनी है कि दिखा क्या क्या रहे हैं। एनिमल्स हैं, बहुत पुराने ज़माने की एग्रीकल्चर है, ये कौन से चैप्टर से रिलेट करती है, ये चैप्टर 1 से रिलेट करती है। तब एग्रीकल्चर में कोई एडवांसमेंट नहीं थी, तो वैसे जाना है अपना टॉपिक के ऊपर एग्जैक्टली। और इसमें स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में आपने बात करनी है। उसके बाद ये एक पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारा, जैसे ट्रेन का आपने याद रखा हुआ है, बॉम्बे टू थाने चली थी 1853 की, तो ऐसे ही आपको एविएशन इंडस्ट्री का भी याद रखना है। एविएशन होता है हवाई जहाज़ से रिलेटेड, आसमान में उड़ने वाली चीज़ें। तो ये टाटा एयरलाइंस थी जो 1932 में स्टार्ट हुई थी इंडिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। और टाटा एयरलाइंस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंडियन इंडस्ट्री थी एक, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये पीसी महानबॉलिस की फ़ोटो है। ये हमारे देश के आर्किटेक्चर थे ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग वर्ड डिफरेंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म से। इकोनॉमिक प्लानिंग जब आएगा तो हम चैप्टर 2 में जंप करेंगे, जिसमें 5 ईयर प्लान है। और अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म आएगा या इकोनॉमिक पॉलिसी आएगा तो हम चैप्टर नंबर 4 पे जंप करेंगे, जो कि हमारा एलपीजी है, ठीक है। तो पीसी मोहनबोलिस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इनको कहा जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो इनसे, मतलब इनके आइडियाज़ पे बनाया गया था, सेकेंड वाला, ठीक है। उसके बाद ये एक वर्ड था मार्केटेड सरप्लस, अगर कहीं पर भी आ जाता है तो इसका मतलब जब किसान प्रोडक्शन करता था लैंड के ऊपर तो कुछ अपने लिए बचा लेता था, और जो पार्ट बाज़ार में बेचने के लिए बचाता था उसको मार्केटेड सरप्लस कहा जाता था, ठीक है। डिबेट ओवर सब्सिडीज़ का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब सब्सिडी अच्छी है, बुरी है, वाइस है, वर्च्यू है, ऐसा आ सकता है। डिफेंड रिफ्यूट करो स्टेटमेंट आ सकती है। तो सब्सिडी अच्छी इसलिए थी क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल सकता था। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, टेक्नोलॉजी, ग्रीन रेवोल्यूशन आ सकती थी। पर बुरी इसलिए थी क्योंकि सिर्फ रिच लोग ही इसे ले पाते थे या ले सकते थे, या फिर ये सभी फार्मर्स की रीच पे या अप्रोच से बाहर थी, या ये गवर्नमेंट पे एक्स्ट्रा बर्डन डालने वाली बात थी। तो इसलिए इसका डिबेट चलता रहता है कि वो अच्छी थी या नहीं आनी चाहिए थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें आपने बहुत ज़रूरी थर्ड लाइन में देखो कार्वे कमेटी। तो कार्वे कमेटी याद रखनी है। 1955 में आज हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का मेजर सोर्स है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इसमें किसका योगदान था? कार्वे कमेटी का योगदान था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था परमिट लाइसेंस राज। तो लाइसेंस राज का मतलब होता है पहले हर काम को करने के लिए बहुत सारे लाइसेंस चाहिए होते थे, उसको ख़त्म किया लिबरलाइजेशन ने, ठीक है। इसीलिए परमिट लाइसेंस राज का मतलब कि लाइसेंस राज को उस समय ख़त्म कर दिया गया। परमिट लाइसेंस राज प्रिवेंटेड सर्टेन फर्म्स। हर चीज़ का लाइसेंस लेने की वजह से कुछ फर्म्स आगे आ ही नहीं पाती थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो फ़ोटो है ये ट्रेनिंग के ऊपर बन सकती है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट में है ना ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये वो भी हो सकती है। और ये फ़ोटो टेक्नोलॉजी भी दिखाती है आपको, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो जो ग्लोबलाइजेशन में आईटी इंडस्ट्री वर्क कर रही है उसकी वजह से कितनी एडवांसमेंट आई है, ठीक है। हम बहुत सारे वर्क कर पा रहे हैं, तो ये उससे भी एसोसिएटेड है। तो सेट सेंटेंस में ऊपर आपको कोई ना कोई हिंट दिया होगा, उसके हिसाब से आप ये कंप्यूटर रिलेटेड पिक्चर सॉल्व कर सकते हो। और एक और रूरल डेवलपमेंट के अंदर लास्ट टॉपिक है आईटी का क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट में। तो वहाँ पर भी अब वाईफाई की अवेलेबिलिटी की वजह से आईटी सेक्टर किसानों को अच्छी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो वो भी आप उसको भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो 3 थिंग्स, ट्रेनिंग फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एंड थर्ड वन इज़ द, जो मैंने आपको बोला रूरल डेवलपमेंट में आईटी सेक्टर। तो ऊपर जो हिंट दिया होगा उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई करना। अगला एफडीआई और एफआईआई, वैसे मैंने बहुत बार बताया हुआ है पर फिर बता देती हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आके कोई भी एसेट खरीदता है और उसकी फुल ओनरशिप ले लेता है। फॉरेनर ने इंडिया में आके लैंड खरीदा, लैंड उसका हो गया, दिस इज़ एफडीआई। एफआईआई होता है
पूरी ओनरशिप ना लेना, फॉरेनर इंडिया में आया और किसी भी कंपनी के कुछ शेयर्स ले लिए, हिस्सेदारी ले ली, ओनरशिप नहीं ली, तो ये होता है FII, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हमारे पास सिलसिला ट्रेजेडी के बारे में अगर आपको कोई पूछे तो इसमें आपने ये बताना है कि कोई भी इंडस्ट्री होती थी ना, तो अगर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही, जैसे पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री, वहाँ पावर कट बहुत लग रहे थे। पावर कट लगेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो वर्कर्स की पगार कट जाएगी, वेजेस कम हो गई थी, इस वजह से बहुत सारे वर्कर्स ने सुसाइड कर ली थी। इसको बोलते थे सिरसिला ट्रेजेडी, और ये आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है, इसके बाद ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से आपको फ़ोटोज़ आ सकती हैं। मेडिसन से रिलेटेड एक बार पेपर में आ भी चुकी हैं। 2-3 तरीके की मेडिसन है, वैसे सोशल मेडिसन बच्चे भूल जाते हैं। सोशल मेडिसन का मतलब होता है हेल्थ अवेयरनेस करना, ये भी एक तरह से मेडिसन ही है। लोगों को जब पोलियो ड्रॉप्स के बारे में घर आके लेडीज़ बताती हैं तो इसका मतलब वो अवेयरनेस कर रही हैं, तो ये सोशल मेडिसन होती है लोगों के लिए। इसके अलावा प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेडिसिन होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। और ये नीचे फ़ोटो दी हुई है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए दी हुई है, तो ऐसी कंप्यूटर बेस्ड कोई भी फ़ोटो आ सकती है। ये जो फ़ोटो है नीचे, ये बस में लोग बैठकर जा रहे हैं, तो ये माइग्रेशन शो करती है। तो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में माइग्रेशन को लिखना है आपने यहाँ पर, और कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन वाला पॉइंट ज़रूर आपने तैयार करना है। यहाँ पे जो फ़ोटो दिख रही है, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखो, ये क्या कर रहे हैं बच्चे सारे, एक बोर्ड है यहाँ पे आगे पड़ा हुआ, ये बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं एजुकेशन के लिए। तो ये इसमें आपने बताना है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एजुकेशन के थ्रू कैसे हो रही है। ये एक फ़ोटो है, इसमें मशीनें दिखाई गई हैं, वर्कर्स दिखाए गए हैं, तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की बात शो कर रहा है। ये जो फ़ोटो है, इसमें एक बिल्डिंग दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, और ये बिल्डिंग घर तो है नहीं, ये कोई स्कूल हो सकता है, ये कोई हॉस्पिटल हो सकता है, ऐसे लग सकता है। तो ये एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट का रिलेटेड हमारे बुक में एक ही टॉपिक है, ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। तो गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव ले रही है, स्कूल खोल रही है, कुछ भी, वो इसके अंदर शो किए जा सकते हैं। ये पिक्चर वो दिखाती है। अगली पिक्चर में दिखाया गया है कि वर्कर्स कुछ काम कर रहे हैं, पर ये वर्कर्स में एक बच्चे ने फ्रॉक पहनी हुई है, ये थोड़ा सा दिखता है। तो ये यहाँ पर एम्फेसिस करता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि ये जो बच्चे हैं, ये चाइल्ड लेबर बन जाते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स, मतलब स्कूल से जो बच्चे निकल जाते हैं या नहीं पढ़ाई कर पाते, वो इस तरह से चाइल्ड लेबर बन जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में, दैट स्कूल ड्रॉप आउट्स। अब ड्रॉप आउट्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन नहीं अच्छी। तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करो, सरकार को कहते हैं, वो एजुकेशन पे लगाएगी, ड्रॉप आउट्स कम होंगे और चाइल्ड लेबर ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको कहीं पे भी माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम आ जाए तो इसका मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप ही होता है। माइक्रो का मतलब बहुत छोटे लेवल पर उधार मिलना, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐसा ही होता है बेटा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम मिलकर 10-12 लोग पैसे डालने शुरू करते हैं, जैसे 100-100 रुपये सब डालेंगे एक बाउल में, हर महीने, हर हफ्ते या किसी भी तरीके से पैटर्न से आप उसमें पैसे डालोगे। जिस भी पर्सन को चाहिए होगा उधार, आप उसको उधार दे दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करोगे, पर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम चार्ज करोगे। ठीक है, उसके बाद ये फ़ोटोग्राफ है, ये एक फ़ोटोग्राफ को बड़े ध्यान से देखो, ये एक ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। तो रूरल डेवलपमेंट के चैप्टर में एक हिस्सा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, जिसके अंदर अपना बाज़ार जैसे मार्केट्स के बारे में बताया जो फार्मर्स के लिए होती है। ये एक रेगुलेटेड मार्केट का एग्जाम्पल है। रेगुलेटेड मतलब यहाँ सब कुछ देखो, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग वगैरह हो रही है, प्रोडक्ट्स की अलग अलग ढेर करके रखे हैं, कहीं पर पैकेजिंग की हुई है, कुछ की है, तो ये रेगुलेटेड मार्केटिंग या एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट है। अगली फ़ोटो में किसान या ये वर्कर्स शुगर केन का वर्क कर रहे हैं, तो ये एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट का भी पार्ट हो सकता है अगर ये एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से है। और ये अगर हम रूरल डेवलपमेंट में देखें तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर का भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, शुगर केन में वर्क करना या गुड़ बनाना, ये आ सकता है इसके अंदर, जैगरी बनाना, तो ये उसका है। बुक में ये जैगरी मेकिंग के लिए दिया हुआ है फ्रॉम द चैप्टर रूरल डेवलपमेंट डाइवर्सिफिकेशन, रूरल डाइवर्सिफिकेशन। इसके बाद ये भी रूरल डाइवर्सिफिकेशन का, इसमें शीप्स वगैरह को, हर्ड्स को लेकर जाना। ये पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, पेपर में भी प्रोबेबली कोई पिक्चर ऐसी आ सकती है जो क्लियर नहीं हो, पर हमें गैस करना पड़ेगा। ये हैंड्स दिखाई हुई हैं, और ये पोल्ट्री फार्म का सीन है, अगेन एनसीईआरटी से। ये रूरल डाइवर्सिफिकेशन का केस है। अगला ये फोटोग्राफ दिखाई है आपकी बुक में, ये बताया कि ये एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का है, और एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में ये
एमएनसीज़ जो होती है मल्टीनेशनल कंपनीज़, ये जालंधर की फ़ोटो दिखाई हुई है उन्होंने कि इन जालंधर के लोगों से फुटबॉल्स बनवाए जाते हैं और ये देश भर में दुनिया भर में भेजे जाते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में से आपको दिया हुआ है कि इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है ये। उसके बाद ये फ़ोटो डिसएम्प्लॉयमेंट की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको मेल फीमेल वर्कर्स तो दिखा ही रहे हैं, साथ में आपको सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर और कैजुअल वेज भी बता रहे हैं कि फ़ीमेल कितनी है और मेल कितने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये फ़ोटो है, ये भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें भी आप कह सकते हो लगाएंगे सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं ये वाले, ठीक है। अच्छा, जो ये वाली फ़ोटो है, ये जो फ़ोटो है ये कैजुअल एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जिनको कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, ये इस तरीके से बैठ जाते हैं, या ये इनफॉर्मल सेक्टर को भी दिखा सकती है ये पिक्चर। ये वाली पिक्चर तो है ही इनफॉर्मल सेक्टर की, और ये भी कैजुअल लेबरर्स बैठे हुए हैं, इनको काम किसी दिन मिलता है किसी दिन नहीं मिलता, ठीक है। ये सारा बुक्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। यहाँ पर ये जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, देखो जो डार्क ब्लैक है ये नीचे है और जीडीपी जो लाइट ग्रे है वो ऊपर है, तो इसका मतलब देश में जीडीपी बढ़ रही है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही। तो ये जॉबलेस ग्रोथ का एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डाटा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। ये शुगर केन का वर्क दिखा रहे हैं, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में रेफ़र कर सकते हैं। मतलब आपको कैसे पता लगेगा, ऊपर लाइन दी होगी इस पिक्चर के ऊपर एक कि ऐसे आइडेंटिफ़ाई करो, हिंट होगा, तो आप अकॉर्डिंगली आइडेंटिफ़ाई करोगे। देन ये जो पिक्चर है ये बताया है कि सरकार 2 तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व कर सकती है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड है कि डैम बनाकर सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को, डैम होता है या पब्लिक एक्सपेंडिचर कोई करके, बड़ा काम पब्लिक के लिए करके, तो वहाँ पे लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो ये एक गवर्नमेंट का डायरेक्ट मेथड है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो पिक्चर है ये पिक्चर क्लीन दिखाई हुई है, मतलब ये पिक्चर में तुम्हें लगेगा कि ये पानी है और पानी ये क्लीन है, क्लीन दिखाया, ये रिवर एरियाज़ में है, ये माउंटेन के एरिया में स्ट्रीम है जो कि प्योरीफाइड वाटर दिखाती है। अब इसको क्या हो गया है या क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये दामोदर वैली का दिखाया हुआ है। दामोदर वैली में इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा लग गई हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रही है, हर तरीके का पोल्यूशन, चाहे वो नॉइस हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, वो यहाँ से मर्ज हो रहा है, ठीक है। ये डिफॉरेस्टेशन है, ये लास्ट ईयर पिक्चर फोटो आई थी पेपर में। ये चिपको मूवमेंट है, अगेन इन्वायरमेंट को बचाने के लिए पेड़ों को बचाना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसे हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, पर हमारे देश ने किया क्या पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बन चुका है, सीपीसीबी, ये 1974 में बना था। ये करता क्या होगा, ये अलग अलग एरियाज़ में पोल्यूशन कंट्रोल करने के मतलब समय समय पर इंस्पेक्शन करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद और अवेयरनेस करते हैं। ये गोबर गैस प्लांट का है, ये स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर बताया जाएगा गोबर गैस प्लांट कैसे जनरेट किया जाता है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। इससे रिलेटेड आपको और स्ट्रैटेजीज पूछी जा सकती हैं। ये जो फ़ोटो है ये वाली इंडिया चाइना पाकिस्तान के चैप्टर से है और इसमें इन्होंने बताया है कि इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड होता था, व्यापार होता था, तो दे आर मतलब हाईली रिलेटेड इन नेशंस, मतलब आपस में दोनों का व्यापार भी चलता था उस टाइम पे। ये थोड़ा हिंट इंट्रोडक्टरी पार्ट में उन्होंने दिया है, इससे रिलेटेड शायद आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है, लाइक हाउ इंडिया हैव एन एज ओवर पाकिस्तान या हाउ पाकिस्तान हैव एन एज ओवर इंडिया, ये मैंने आपको बोला था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैंड यूज़ एंड एग्रीकल्चर की एक पिक्चर है बुक के अंदर जिसमें ये बताया है। अब ऑब्वियसली इसको देख के पता लगता है एरिया वाइज तो देखो पाकिस्तान सबसे छोटा है, उसको तो छोड़ो, चाइना का एरिया बड़ा है पर इसमें एग्रीकल्चर वगैरह सेक्टर बहुत कम है, पर इंडिया में यही चीज़ ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा इसमें आप बता सकते हो कि जो पैटर्न है, ट्रेंड्स है, वो आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए।